हाँ जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अग्नि के बारे में पढ़ा था। अब हम कंटिन्यू करेंगे विद कोष्ठ। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि भैया कोष्ठ होता क्या है। ऑफ कोर्स कुछ तो इंट्रोडक्शन लिखो, क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले कुछ तो इंट्रोडक्शन लिखोगे, तो तुम सबसे पहले डालोगे डेफिनेशन की हेडिंग। लो, हमने डाल दी। तो कोष्ठ क्या होता है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। कोष्ठ होता है महास्रोतः शरीर मध्य महानिम्नम आम पक्वाश्यश्च इति। ये हमारे पास रेफरेंस किसका है? चरक सूत्रस्थान का। चलो थोड़ा समझते हैं कि कोष्ठ क्या लिखा है। महास्रोत, तो महास्रोत को अगर थोड़ा सा अंग्रेजी में समझना चाहें तो ये होल जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोष्ठ बोलते हैं। शरीर मध्य, शरीर का मध्य मतलब जो मध्य भाग में लाया करता है शरीर के, उसको क्या बोलेंगे? कोष्ठ बोलेंगे। महानिम्न, महा मतलब जो बिल्कुल, और निम्न मतलब नीचे, मतलब जो बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, वो क्या है? कोष्ठ है। आम पक्वाश्य, अब हमने आमाशय पक्वाश्य तो देखा ना भैया, इसके बारे में इसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जो हमारे जीआईडी के मेजर ऑर्गन्स हैं वो हमारे पास कोष्ठ कहलाते हैं। चलो, पिछली बार हमने भी ऐसे देखा था, अग्नि की डेफिनेशन लिखी थी, फिर हमने क्या लिखा था? उसके टाइप्स लिखे थे। तो अभी देखते हैं कोष्ठ के टाइप्स क्या होते हैं। बड़े आसान है। कोष्ठ के टाइप है हमारे पास 3, बचपन से बढ़ते आ रहे हैं, मृदु, क्रूर और मध्यम। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये भी हमने थोड़ा सा बचपन से पढ़ी हुई है कि चरक के हिसाब से मृदु के अंदर क्या होता है? पित्त की वृद्धि होती है और कफ और वात की कमी होती है। जो क्रूर कोष्ठ होता है वो वात प्रधान होता है, मध्यम में सब सम होता है। ठीक है, चलो अब इसमें हमने ये देखना है कि आगे थोड़ा सा मटेरियल बनाने के लिए लिखेंगे टेस्ट टू कंफर्म द कोष्ठ, कि कौन सा कोष्ठ है वो हम किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोष्ठ है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। तो वो कौन से तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि ठीक है, हम प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब अपनी आँखों वगैरह के साथ जो देख सकते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आ जाता है। और एक दूसरा तरीका होता है, वो होता है अभ्यंतर स्नेहपान के द्वारा। चलो ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा कोष्ठ है। अब सुनो कि जो मृदु कोष्ठ होगा, अब देखो इसमें लिखा है गुड़, इक्षु, दूध, मत्था हुआ दही, खीर, खिचड़ी, घी, गर्म पानी आदि, अगर हम इनको पी रहा है कोई बंदा, है ना, और उसको विरेचन हो ही जा रहा है, तो वो कौन सा कोष्ठ होगा? वो मृदु कोष्ठ होगा। क्या बोल रही है? मृदु कोष्ठ होगा। ठीक है, हम मृदु कोष्ठ वाले जो व्यक्ति हैं, है ना, उनको क्या होता है, ये जो सिंपल सी चीज़ें हैं कि मानो किसी ने गर्म पानी पिया, दूध पिया, तो आराम से उसको विरेचन हो जाता है। बट जो क्रूर कोष्ठ वाले होता है उनको इन द्रव्यों के साथ विरेचन नहीं होता। हमने पिला के देखा, उसको विरेचन आया तो हमने मान लिया ये मृदु कोष्ठ वाला बंदा है। उसको विरेचन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो जो है क्रूर कोष्ठ वाला बंदा है। ठीक है, इनसे कभी भी विरेचन नहीं होता। और अगर जो नॉर्मल साधारण विरेचन द्रव्य होता है, मतलब ये तो बिल्कुल मृदु के लिए आ गया, बट जो साधारण विरेचन द्रव्य होता है जैसे त्रिफला वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के साथ क्या होता है, अगर विरेचन किसी को हो रहा है तो वो कौन सा बंदा है? मध्यम कोष्ठ वाला बंदा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद आता है कि अच्छा, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हो गया, अब आता है अभ्यंतर स्नेहपान के द्वारा कैसे देख सकते हैं। अब एक अच्छ स्नेह का पान होता है। अच्छ मतलब कि बिल्कुल प्योर स्नेह। ठीक है, इसमें कुछ मिक्स नहीं करोगे। यमक का मतलब होता है 2 टाइप का स्नेह, जैसे घी और तेल मिक्स करते तो वो यमक बन गया, है ना। पर अच्छ का मतलब जैसे ओनली एंड ओनली घी, तो वो अच्छ स्नेह कहलाता है। अगर हम अच्छ स्नेह का पान करते हैं उसके बाद इनका जो स्नेहन होता है वो 3 दिन में हो जाता है। तो हमें जिनका स्नेहन 3 दिन में हो रहा है उनका मतलब वो मृदु कोष्ठ वाले हैं। जिनका स्नेहन 7 दिनों में हो रहा है इसका मतलब है वो क्रूर कोष्ठ वाले हैं। ठीक है, अब इन्होंने आचार्य ने जो है मध्यम कोष्ठ के बारे में कोई भी जो टिप्पणी है वो नहीं की है। ठीक है, तो हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे। चलो, हमें ये तो समझ आया कि हमें कोष्ठ की परीक्षा कैसे करनी है। ठीक है, 2 तरीके भी पढ़ लिए। अब आता है एक और तरीका होता है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं, वो है अनुमान प्रमाण।
तो अनुमान का मतलब होता है कि थोड़ा अंदाजा सा लगाना। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे बाउल हैबिट से रिलेटेड, तो उसके बाद हम थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे कि अच्छा कौन सा कोस्ट है। अच्छा, अब क्वेश्चंस कौन से होंगे। हम सबसे पहले सवाल पूछेंगे कि भैया फ्रीक्वेंसी कैसी है तुम्हारी, ठीक है। बाउल हैबिट्स में तुम ये फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, कंसिस्टेंसी पूछेंगे, स्ट्रेनिंग और कितनी वो एफर्ट लगाते हैं, मतलब कितना प्रवाहन करते हैं, प्रॉपरली डिफिकेशन करने के लिए उनको कितना टाइम लगता है, क्या उनको डिफिकेशन करने के बाद लाइटनेस और सेटिस्फेक्शन महसूस होती है, या फिर प्रीवियस इनकाउंटर्स लास्ट टाइम उनको डायरिया कब हुआ था या कॉन्स्टिपेशन कब हुआ था, ठीक है। ये हमने जो है अनुमान प्रमाण में हमने ये सवाल पूछ के अनुमान लगाना होता है। तो ये हम सवाल पूछेंगे। चलो देखते हैं क्या हम अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदु गोष्ठ में क्या फ्रीक्वेंसी रहती है। जो मृदु गोष्ठ वाला बंदा होगा वो क्या करेगा, पासेस डेली और वंस और ट्वाइस रेगुलरली, और रोज 1 या 2 बार जाता है दिन में, ठीक है। अब जो क्रूर गोष्ठ है, क्रूर क्या मतलब पता ही है, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो वो डजंट पास, रेगुलरली पास नहीं करता, मध्यम वाला एटलीस्ट 1 बार तो जाता ही है, ठीक है। तो ये हमें समझ आया। आगे देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी का क्या हिसाब है। अब जो स्टूल होगा उस बंदे का, जो मृदु गोष्ठ वाला होगा, उसका क्या होगा, सेमी फॉर्म्ड या वेल फॉर्म्ड होगा, अच्छे से बना होगा। पर क्रूर वाले का कैसा होगा, तुम्हें पता है, कॉन्स्टिपेटेड इंसान है, कैसा होगा, हार्ड होगा, सूखा होगा, ड्राई होगा, है ना। मध्यम वाले का फॉर्म्ड होता है, मृदु वाले का सेमी है, इसका फॉर्म्ड है। अच्छा, हमें पता चल गया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, हमने तीसरा जो पॉइंट रखा था वो रखा था स्ट्रेनिंग का, कि कितना प्रवाहन करता है। अब ऑब्वियो मृदु वाला है, उसको आराम से हो रहा है तो उसको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, नो स्ट्रेनिंग, इजी डिफिकेशन होता है। बट जो सेकंड वाला है, क्रूर वाला है, उसको क्या, उसको तो अब कॉन्स्टिपेशन वाला बंदा जोर तो लगाता ही है ना, तो इस हिसाब से तुम रखोगे ध्यान, रिक्वायर्स ट्रेनिंग। इसमें क्या है, मिनिमम ट्रेनिंग चाहिए होती है, थोड़ा सा जोर लगाते हो 40 पास हो जाती है, ठीक है। अब जिसको इजीली हो रहा है, जोर नहीं लगाना पड़ रहा, तो उसे 40 में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, लेस टाइम टेकन बाय दैट पर्सन, है ना। अब जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो अंदर क्या जोर लगा रहा होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम। मध्यम वाले का क्या है, मृदु से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा ना, बस इतना सा हमने लिख देना, ख़त्म। बहुत लॉजिक, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें, इसमें कुछ याद या कुछ समझाने वाला नहीं है, बस लिखते जाना है और समझते जाना है ना। अब अगर जो मृदु गोष्ठ वाला है वो डिफिकेशन करके आता है, स्टूल पास करके आता है, तो उसे क्या महसूस होगा, लाइटनेस महसूस होगी, यानी लघुता महसूस होगी बॉडी में। अब कॉन्स्टिपेटेड पर्सन जाके आ रहा है तो उसको क्या लगेगा, नहीं मुझे और करना था, अरे अच्छे से नहीं हुआ, तो उसे क्या होगा, अनसेटिस्फैक्ट्री बाउल क्लियरेंस जैसा महसूस होगा। अब जो नॉर्मल, जो दूसरा बंदा है, मध्यम वाला है, उसको क्या है, लघुता के साथ साथ क्या सेटिस्फेक्शन महसूस होगी, चलो हो गया जो होना था, अच्छे से हो गया, ठीक है। बाकी आता है प्रीवियस इनकाउंटर ऑफन वाटरी स्टूल ड्यू टू हॉट ड्रिंक्स एंड टी मिल्क। ये हम तो वैसे भी प्रत्यक्ष प्रमाण में पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर ये प्रीवियस उसे कोई ना कोई हमें हिस्ट्री तो मिलेगा इसी की, उसने पानी, गर्म पानी पिया और उसको पॉटी निकल गई। बट ऐसा जो दूसरा ये क्रूर गोष्ठ के साथ होता है, ये इसको कभी क्या बहुत रेयर होता है कि इसे ज़िंदगी में कभी डायरिया हुआ हो, है ना। ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये बंदा कॉन्स्टिपेटेड ही रहता है। डजंट, और मध्यम वाले में क्या होता है, डजंट ऑफन, ना तो इस बंदे को ज़्यादा करके डायरिया होता है, ना ही इस बंदे को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये कौन आ गए, मध्यम वाले आ गए। देखो इसमें 8 पॉइंट लिखे हैं, पर हम लोगों को पूरे पेपर के अंदर 8 के 8 छापने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी नॉलेज के लिए है, पेपर में हम बस 2 से 3 या 5 लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। मतलब इन केस हमारे पास 5 नंबर के हिसाब से आता है तो हमें उस हिसाब से लिखना है, ये हमें अपना दिमाग खुद से लगाना है, ठीक है। फिर आ जाता है कि अच्छा थोड़े बहुत माइनर लेग्जेटिव्स। अब लेग्जेटिव्स तुम्हें पता है कि नहीं पता है, वही जिनसे हम क्या करा सकते हैं, स्टूल पास करा सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी लेग्जेटिव्स देंगे तो इजीली उस बंदे को डायरिया ही हो जाएगा।
अब क्रूर गोश्त वाले को दोगे तो होता है उसको कोई डायरिया? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसे अच्छे खासे ड्रास्टिक परगेटिव्स चाहिए उसको स्टूल पास कराने के लिए, ठीक है। मीडियम, अब जो मीडियम मध्यम वाला है उससे तो मीडियम डोज से काम चल जाएगा, ठीक है। आफ्टर टेकिंग टेस्ट डोज ऑफ स्नेह द्रव्य, अच्छा वही अचपान वाला है, अगर उसका हम अचपान का एक नॉर्मल टेस्ट डोज भी लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है, वो भी स्लाइटली लूज और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है डायरिया टाइप उसको आराम से हो जाएगा, ज़्यादा जो है स्टूल पास करेगा। क्रूर वाले में कोई चेंज ना आता, तुम टेस्ट डोज ले लो चाहे स्नेहपान की या तो मात्रा क्यों ना ले लो, मजाक कर रहे हैं। तो उसके बाद ये आता है मध्यम वाले में क्या होगा, हो जाएगा स्टूल पास, और क्या टेस्ट डोज लोगे सेमी फॉर्म्ड या फॉर्म्ड स्टूल जो है वो पास हो जाएगा। एंड में हम क्या लिख देते हैं कि अच्छा कोष्ठ परीक्षा जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तुम बताओ क्या इम्पोर्टेंस है। ये इम्पोर्टेंस है कि व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस इन विच टाइप ऑफ पेशेंट स्पेशली इन शोधन कर्म, ठीक है। हमें कोष्ठ के बारे में पता होगा तो हमें पता होगा कि अच्छा अब हम इतनी डोज देंगे तो इस बंदे को क्या होगा, इस बंदे का स्नेहपान हो जाएगा या इस बंदे की जो विरेचन है वो हो जाएगा, या क्या कैसा बंदा रिएक्ट करेगा, हमें उस बारे में पता चल जाता है अगर हमें कोष्ठ परीक्षा हमें आती हो करनी, ठीक है। अब इफ़ इट इज़ नॉट असेस्ड इट में प्रोड्यूस अयोग, अति योग और मिथ्या योग। अब मान लो मैं मृदु कोष्ठ वाला बंदा है और उसको मैं तीक्ष्ण डोज दे देती हूँ किसी भी चीज़ की, है ना, तो उसके तो तोते उड़ जाएंगे, इतनी भारी वो सहन ही नहीं कर सकता, तो उसको हम इतनी भारी डोज दे नहीं सकते। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अच्छा भय रहता है कि इस पेशेंट, अगर हमने कोष्ठ की परीक्षा नहीं करी तो उसको, अगर हम वमन करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, कोई प्रोसीजर करा रहे हैं, तो उसका कहीं अयोग ना हो जाए, अति योग ना हो जाए या मिथ्या योग ना हो जाए। बाकी हमें ये तो पता चल ही गया है कि भैया इट इज़ हेल्पफुल इन डिसाइड कितने ड्यूरेशन तक हमें स्नेहपान कराना है। जैसे जो मृदु बंदा है उसको हम 3 दिन तक स्नेहपान करा सकते हैं, मध्यम वाले को 4 से 5 दिन और क्रूर वाले को 7 दिन, ठीक है। सिंपल सी बात है। उसी तरह से विरेचन और वमन ड्रग्स को भी हम इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे अगर मृदु गोष्ठ है तो उसे हमें कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी, ऑफकोर्स मृदु वीर्य वाली और थोड़ी मात्रा में देनी पड़ेगी। मध्यम वाला गोष्ठ है तो उसे मध्यम वीर्य और अल्प मात्रा रिस्पेक्टिवली हमें क्रूर में तीक्ष्ण देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें औषधि वगैरह जो है उसकी डोज वो उसका सेट करने के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंस कोष्ठ की क्या हो सकती है, सारा जो माई भाव है वो क्या है, कोष्ठ ही है। तो हमें अग्नि के बारे में, हमें कोष्ठ के बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ये प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से तो चलो है ही है, ठीक है। तो ये हिसाब से आपको पढ़ना है। हमारा ख़त्म हुआ कोष्ठ एंड अग्नि वाला टॉपिक। पसंद तो क्या है, आराम से पढ़ो और अपने दोस्तों को भी साथ में पढ़ाओ। अच्छा लगा है तो लाइक वाइक लगा देना, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, लिखो कैसे सही करना है और क्या चाहते हो तुम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।